बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदाज़ नाज़रीन। जैसे आपको पता है कि ईद करीब है और ईद के आते ही हर चीज़ की कीमतें आसमान में पहुंचे। अगर मैं बात करूं अशिया खुर्द-ओ-नोश की, तो उसमें भी काफ़ी जो है वो इजाफा देखने में आया। अगर हम बात करें सब्जियों की या फिर दाल चावल या फिर मसाला जात के हवाले से, तो तकरीबन जो रेट्स थे उसके जो गवर्नमेंट के तयशुदा रेट्स होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है मार्केट पे महंगे दामों में जो है चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर जब ईद करीब आती है तो टाउन्स की जो है कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही बुरी सिचुएशन, क्योंकि जगह जगह आपको पता है ज़ाहिर जब जानवर आ जाते हैं तो स्वीपर जो होता है वो उनकी मतलब केएमसी की जो प्रॉपर गाड़ी होती है वो आके जो है वो गार्बेज बैग कलेक्ट करते हैं और वो लेकर जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही वो सिचुएशन है, लोग यहाँ पे नॉर्मल जो डेली बेसिस के जो होते हैं वो गार्बेज जो होता है वो नहीं यहाँ से उठाया जाता, तो आप बाकी और जो गंदगी है वो कैसे उठाई जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे अलमिया है कि कराची में कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा हमें। हम कई मरतबा प्रोग्राम्स कर चुके हैं, कई मरतबा इन सारी सिचुएशंस पे बात कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है वो क्यों नहीं इनके ऊपर तवज्जो दे रही है, जबकि तो मेन ज़रूरियात हैं कराची की आवाम की। आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, कराची में जो कचरा है उसको आपको डेली बेसिस पर कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखने में आती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है हम देख रहे हैं कि पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर सॉरी जिस तरह से टाउन्स और हमारे कमिश्नर कराची जो है उनकी मुश्तरका एक इसमें मीटिंग भी हुई थी कि आपने जो है मंडियाँ नहीं लगानी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई मुकामात पे अभी भी मंडियाँ हमें दिखने में आ रही हैं, तो जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जैम हो रहा है और ट्रैफिक की वजह से जाहिर सी बात है आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात फेस कर रही है। इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि जब प्रोग्राम से पहले जब मैं बात कर रही थी तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी हैं, बल्कि मैं अगर बात करूँ मेरे अपने कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, तो यही हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि मतलब कई कई घंटों की लोड शेडिंग है जो कि अभी तक जो है लाइट नहीं आ रही है। तो लोड शेडिंग का तो बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची के जो इश्यूज़ है, बाकी ओवरऑल इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते रहते हैं, इन पे बात करेंगे। थोड़ी देर में जो है प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे, अपने जो है गेस्ट से हम गुफ्तगू करेंगे जो कि सारी सिचुएशंस के ऊपर वो भी नज़र डालेंगे कि मतलब इन सारी चीज़ों का हल क्यों नहीं निकल पा रहे, कब तक हम इन सारी चीज़ों पे बात करते रहेंगे, इन पॉइंट को रेस करते रहेंगे, कब इन सारी चीज़ों से जो है हमें छुटकारा मिलेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाले जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, जो कराची की सिचुएशन है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक या फिर पीने का साफ़ पानी नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ पे सफाई की कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, मतलब हर तरह से कराची की आवाम को जो है मतलब परेशान करके रखा हुआ है। हमारे टाउन्स जो हैं वो टैक्सेस तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह से आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। हम बात करते हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से कुरतलान साहिबा। कुरतलान, आपने मेरा इंट्रो सुना होगा यकीनन, और अभी जिस तरह से ब्रेक से आने के बाद भी मैंने जिक्र किया कि कराची की आवाम जो बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई है, मतलब किसी तरह का कोई उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। महंगाई तो है ही ज़ाहिर है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो अगर हम और ममालिक की बात करते हैं आवाम को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ पे तो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अगर हम बात करते हैं पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी निदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी अच्छा। देखिए, महंगाई के हवाले से तो महंगाई तो उरूज पे है ही, तो आवाम तो बेचारी इस वक्त परेशान हाल हुई हुई है। जी। खास तौर पर अगर मैं कराची की आवाम की बात करूं तो कराची की आवाम इस वक्त इंतहाई बुरे हालात का शिकार है। महंगाई की सताई हुई है, बेरोजगारी की सताई हुई हुई है, पानी यहाँ नहीं मिल रहा, गैस का हाल ये है कि गैस भी नहीं आ रही है, और बिजली और के इलेक्ट्रिक ने तो जीना दूभर किया हुआ है। इस वक्त 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, ऊपर से एक्स्ट्रा लोड शेडिंग,
आपको मैं बताऊं कि मैं तो अपने अपनी जहाँ पे मेरी रहाइश है मुझे वहाँ आपकी पे बात बहुत स्लो आ जो रही है है वो रुतलान। 12-12 16-16 घंटे की जो है वो जी जी लाइट जी। जा रही है। हम्म। और उसके अलावा अगर अवाम उस पर अलमिया ये है कि अगर अवाम मेन रोड पे कोई एहतजाज करती है कि लाइट नहीं है तो उस पे पुलिस से जो है वो के इलेक्ट्रिक डंडे पड़वा रही है अवाम को। तो जी ये तो हाल हुआ है। अब जो है इस पे परेशान हाल कोई नहीं है कि जो है वो अभी आपकी नॉलेज में होगा। हेलो जी जी। हेलो। हेलो जी, आपको आवाज आ जी रही है जी जी मेरी? जी। हेलो जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है रुतलान। जी। अच्छा, अभी अभी आपके नॉलेज में होगा कि मोनिस अलवी साहब को वहाँ बुलाया गया था। ये चेयरमैन जो हफीज हफीज जो है अब्दुल हफीज साहब, उन्होंने बुलाया था। तो ठीक है। वहाँ आके उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी से पूछा था कि आपने सिर्फ मुझे क्यों बुला लिया और जो है दीगर को आप धूम पे क्यों ले रहे हैं। तो हम्म। उन्होंने जो है कहा कि आप तो हमसे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें वापस कर दिया था। इस पे ये हाल हो गया है कि के इलेक्ट्रिक ने स्पीकर को यानी स्पीकर कौमी असम्बली को लेटर लिख दिया है कि आप इसकी तहकीकात कराएं कि हमारी मोनिस अलवी के साथ ये बदतमीजी क्यों की गई। आप ये देखें कि अलमिया तो ये हाल हो रहा है कि जो है वो स्टेक होल्डर्स को नहीं छोड़ा जा रहा। हम्म। तो यहाँ पे तो अभी कल जो है 2 जून को मोनिस अलवी को यहाँ बुलाया गया है। देखिए इससे पहले भी वो नहीं आए। तो ये तो उनके पास वो तो इतने ताकतवर बने हुए हैं कि जो है वो तो जवाब देना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी जैसे कराची की सूरत हाल के हवाले से मैंने जिक्र किया था। कराची में जो लोड शेडिंग के हवाले से जो कि एक्स्ट्रा लोड शेडिंग जो है आवाम के ऊपर इसका बोझ डाल दिया गया है, साथ साथ पहले जो है उसके हवाले से कराची की जो अभी ओवरऑल ऑल सिचुएशन है, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पानी की जो है बंदिश के हवाले से, तो कराची की आवाम इतने टैक्सेस देती है, इतनी सारी जो है वो मतलब हर तरह से जो गवर्नमेंट के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा करती है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद कराची स्पेशली कराची मतलब ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो वो तो पाकिस्तान की सारी आवाम इसको फेस कर रही है, लेकिन अगर हम स्पेशली कराची की बात करते हैं तो कराची की आवाम इसको काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो से हमारे साथ जो है अभी हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली समीन गौरी साहिबा। खुशामदीद होंगी, काफ़ी टाइम के बाद आप प्रोग्राम में आई। कैसी हैं हम? ठीक है। अभी जैसे ब्रेक से पहले मैं एमक्यूएम की हमारे साथ मेंबर सुबह से अपनी मौजूद थी और कुर्रतलान साहब उनसे बात हो रही थी कराची की सूरत हाल के हवाले से। अभी मैंने जब ब्रेक से आने के बाद दोबारा से इसी चीज़ का जिक्र किया। कराची की आवाम जो स्पेशली अगर बात करूँ हर तरह की टैक्सेस दे देती है, वैसे भी टैक्सेस दे रही है, इतना कॉपरेट करती है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन फिर क्यों इनके साथ इतना जुल्म मचा के रखा हुआ है? मेरे ख़्याल में बहुत अरसे से मेरी पार्टी भी और हम कराची वाले भी एज़ बीइंग अ कराचीआइट हम इस बात पे हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि कराची को जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है, जबकि जो हमारा मुल्क का रेवेन्यू है उसका जीडीपी का जो 67% है वो कराची देता है और तकरीबन सिंध के रेवेन्यू का जो है वो 87% कराची देता है। और उसके बावजूद बाकी सारे जो शहर या सूबे हैं उनको वो फैज़याब हैं और कराची उसको मुसलसल निगलेक्ट किया जा रहा है। अभी जब हम लोग पिछले साल इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट में आए तो हमने सबसे पहले कराची पैकेज की डिमांड की और एडीपी के मद में जो है वो 15 अरब रुपए हमें कहा भी गया कि दिए जाएंगे, मगर फिर उसके बाद जो है वो उसका मैकेनिज़्म जो था वो पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर में था, फिर वो पीआईडीसीएल को गया। इंटरनल टेक्निकल वजूहात की वजह से अभी तक वो पैसा कराची पे नहीं रख सका। 1.5 साल हो चुका है और जाहिर सी बात है हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम इलाकों में जाते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं और आपको पता है कि पिछले 10 साल से कराची जिस तरह निगलेक्ट हुआ है, रोडों का बुरा हाल है,
सेवरेज का निज़ाम तबाह है, सफाई का निज़ाम पूरा बर्बाद हुआ हुआ है। और ये एक ऐसा शहर है जिसकी इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तो यहाँ बुनियादी सहूलियात जो है ना वो मुसलसल जितनी भी दिया जाए उसके बावजूद ज़रूरत रहती है। और यहाँ तो 10 साल से बिल्कुल जो है वो चीज़ों को जैम कर दिया गया है और कोई पैसा बुनियादी सहूलियात पे लगाया ही नहीं जा रहा। जबकि निज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लॉप है, मतलब उसके ऊपर तो कोई वर्किंग है ही नहीं ना। देखिए निदा, जो हमारा लोकल सिस्टम है हमेशा से हम ये कहते हैं, और 140A के तहत जो मेयर को इख्तियारात देने का भी मामला था, जिसकी बुनियाद पे जब जो है वो 2023 में 15 जनवरी को ये 17 जनवरी को ये इंतखाबात हो रहे थे, तो हमने इसीलिए बाइकॉट किया था, क्योंकि हम गए थे हाई कोर्ट, हमने पिटीशन दायर की थी मेयर के इख्तियारात के लिए, जो हम जीत गए थे, मगर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है 140A की अपनी पूरी रूह के साथ वो नहीं हुई थी। अच्छा, ये जो आप लोगों ने 140A के जो पिटीशन इसकी लगाई थी उसमें आप लोग जीत गए थे? जी, इसमें हम जीत गए तो थे। फिर इन लोगों ने स्टे लिया था, क्या वजूहत थी? क्योंकि वो अभी मामला नहीं क्लियर नहीं हो पाया था। नहीं, उसमें हुआ ये था कि 2-3 दफ़ा वो मुख्तलिफ उस पर जो है वो चैलेंज हुआ, बट उसके बाद फाइनल डिसीजन में 140A को उसकी पूरी जिहत, उसकी रूह के साथ, मतलब जिस तरीके से उसके बाकी आर्टिकल्स थे उसके साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो हाई कोर्ट ने पाबंद किया था। सही। बट जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं की है। जब पाबंद कर दिया था तब तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करनी जी चाहिए थी बिल्कुल। इसमें। उसके बाद जो है मुत्तहिदा ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस लगाया है, और वजह यही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसको जो है वो हमने ये डायरेक्ट हम चाहते हैं कि जो है वो कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इससे सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं हो रही, इस वक्त जो उनके मेयर हैं, ऑल्दो कि आप देखें कि ऊपर बल्दियात का मिनिस्टर भी उनका है, चीफ मिनिस्टर भी उनका है, उसके बावजूद वो भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। एक विल भी नहीं है और दूसरे जो है वो इख्तियारात भी उस हद तक नहीं है, जबकि उनको तो बहुत बेहतर इख्तियारात मिले हुए क्योंकि हर टियर उनकी है, मगर उसके बावजूद वो देख लें कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसमें ये तमाम चीजें इंक्लूड थी कि जो भी आए उस सीट पे बैठे एज अ मेयर कराची वो लोगों के मसाइल हल कर सके। बिल्कुल जाहिर है मेयर खुद इसमें एम्पावर्ड हो रहा है, बल्कि जो इनके अपने टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, इनके काउंसलर्स वगैरह जो उन सबको ज़ाहिर इख्तियारात मिलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर इख्तियारात की तो बात अभी की जा रही है, वो तो खैर अभी वो दीगर चैप्टर है, लेकिन जो इनको फंड्स मिले वो यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं कहीं पे भी। ये जो है मतलब ज़ाहिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस पर टैक्सेस तो ले लिए जाते हैं, लेकिन वो टैक्सेस कहीं यूटिलाइज होते हुए नज़र नहीं आ पा रहे हैं हमें। देखिए निदा, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि मेयर आता है, और वसीम अख्तर साहब भी जो आए थे 5 साल रहे, बैठे रहते हैं, करते कुछ नहीं, इख्तियारात का रोना रोते हैं, चले जाते हैं। मगर एमक्यूएम ने मेरे ख्याल में जो है ना आवाम से जो कमिटमेंट की थी कि 140A बग़ैर इख्तियार का मेयर हमें नहीं चाहिए, इसी के जो है वो तनाज़र में हमने बाइकआउट किया था। और शायद पीपल्स पार्टी ये समझ ही नहीं रही थी कि कभी, क्योंकि हमेशा इस शहर की तारीख रही है कि जब जब एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है, चाहे वो 2001 का इलेक्शन था जिसमें निमतुल्लाह खान साहब आए थे, उसमें भी एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था। तो जब एमक्यूएम बाइकआउट करती है तभी किसी और को मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा नहीं था कि कभी उनका कोई मेयर यहाँ आ सकेगा कि वो 140A के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते। जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है, तो आप देखें कि मुसलसल जब ये फंड्स की बात की जाती है और ये क्वेश्चन चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे असेंबली में, चाहे ऐवान बाला में पूछा जाता है, तो हमेशा पीपल्स पार्टी जो है इस बात का रोना शुरू कर देती है कि हमें NFC अवार्ड के तहत जो है वो हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए। सही कह रही हैं। तो NFC अवार्ड के बाद जो PFC अवार्ड है, उसमें जो आपको जितने फंड्स आप इकट्ठे करते हैं, अरबों रुपए के फंड्स हैं, 2100 अरब रुपए पिछले आपने जो है वो 10 साल में कहाँ लगाए, अभी जो आपको फंड मिले थे पिछले साल आपने कहाँ लगाए, उसका कोई हिसाब मौजूद नहीं। तो उसका ऑडिट नहीं करवाया जा रहा है? बिल्कुल उसका ऑडिट करवाना चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ 15 साल से सिंध हुकूमत की इजारादारी है, वो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो ये CM की सीट और जो मिनिस्ट्रीज हैं ये संभाल के बैठी हुई हैं, और ये ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के अपने लोग भी भर्ती करते हैं और इस तरीके के इकदामात भी करते हैं कि इनको काउंटर ना किया जा सके। मगर एमक्यूएम की जो जिस हद तक भी एमक्यूएम से मुमकिन है, आपने देखा है अभी बड़ी जो है वो यंग MPAs जो हैं, न्यू फेसेस जो हैं, उनको लेकर आई है एमक्यूएम। वो वजह यही है कि वो आवाज़ उठाते हैं, वो हंगामे भी करते हैं। एक बहुत और थोड़ी सी आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाऊं कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं किसी भी असेंबली में, वो बहुत, क्योंकि जो भी बिल आता है वो स्टैंडिंग कमेटी जो उससे रिलेटेड है उसमें जाता है, उसमें उसको, क्योंकि ज़ाहिर असेंबली में बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत सारा उसमें लेजिस्लेशन बिजनेस लगा होता है, वहाँ पे उसको बाकायदा उसकी एक एक शेख को पढ़े जाना, उसमें चीज़ें डालना, लॉ से उसके ऊपर लेना, फिर उसके बाद वो बिल वापस असेंबली में आता है और पास हो जाता है, जिस भी शक्ल में उसमें अमेंडमेंट हो, उसको डिफर किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। मुझे ये बड़ी हैरत होती है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंध असेंबली में, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो तमाम पार्टीज़ हैं और तमाम पार्टीज़ जो है
जब बिल आता है किसी भी कमेटी में जो उससे रिलेटेड हो, तो सारे एक्सपर्ट्स उसमें जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। बट यहाँ पे मुझे हैरत होती है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, कभी मैं बात करती हूँ हेल्थ के इशू पे तो मैं कहती हूँ कि जो आपकी हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी है, मेंबर्स भी बने हुए हैं, सब कुछ है, मगर ना उनकी चीज़ों में उस तरह से उसकी जो है वो अथॉरिटीज़ हैं जो कि डिफाइन है रूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही उसको उस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में सिंध असेंबली में तो बहुत चीज़ों को बिल्कुल ही मुंजमद कर दिया गया है। जैसा भी आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी जो है एक मेरे ख्याल से बिल पास, बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी बात की गई थी, एग्जैक्टली टैरिफ, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। असल में देखिए, के इलेक्ट्रिक, हम तो आवाम के मफाद की बात करते हैं। अब ये जो के इलेक्ट्रिक है ना, ये आवाम कौन है? मैं, आप, यहाँ पे आपका सारा अमला होगा, इससे सबको गुजरना है, मुझे भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है, सबको गुजरना है। एक परसेप्शन ये है कि शायद जो नेशनल असेंबली या सूबाई जो लोग होते हैं या जो नुमाइंदे होते हैं उनको शायद ये सब कुछ फ्री होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें भी उतना ही बिल देना पड़ता है। तो मसला ये है कि जब आप, अच्छा हाँ, ये चीज़ आवाम में भी है, मतलब बहुत सारे इवन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में कि मतलब वो ये समझते हैं कि आप लोग सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो अवेल करें, चीज़ पे करते हैं, और जो है वो सारा बर्डन आवाम के ऊपर आता है। तो उस सूरत में ये होता है कि हमारा जो हम और आप इससे गुजर रहे होते हैं, उसके बाद आप कई हज़ार के बिल पे करते हैं, इतनी जायद बिलिंग है, और उसके बाद होता यह है कि आपकी घर लोड शेडिंग भी मुसलसल हो रही है। 10 घंटे की लोड शेडिंग बोल के जो है, मैं अभी जो है वो सोसाइटी के इलाके का एड्रेस कर रही थी ये इशू। 10 घंटे की लोड शेडिंग के बाद 16 घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानिया, 6 घंटे गैर एलानिया, तो उसमें रात का ही कुछ हिस्सा बच जाता है। और अगर वो लोड शेडिंग रात को भी हो तो आपकी नींद भी बर्बाद, आपकी सेहत भी बर्बाद, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, सुबह ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। फिर के इलेक्ट्रिक ने कोऑपरेट किया और थोड़ा सा हमारे साथ उसमें जो है वो उनके जो उस इलाके की जिम्मेदारान थे उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने जो है वो उस चीज़ को एड्रेस किया। मगर अभी जो है वो फ़ारूक सत्तार भाई की सरबराही में एक जो है वो हमारा आला सतह का वफ़द था जिसमें MPAs MNAs भी शामिल थे। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के हुकाम से मुलाकात की है और इन 2-3 चीज़ों पे, एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग के, अगर जिन इलाकों में लोड शेडिंग आपको करनी भी है वहाँ अगर आप लोड शेडिंग करें तो एलानिया करें, लोगों को पता हो कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो बिजली जाएगी, ताकि वो उसके लिए बेहतर इकदाम प्रेफर रहे। बिल्कुल सही बात है। कहीं किसी के यहाँ UPS नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास कोई जनरेटर की सहूलियात मौजूद नहीं है, या UPS कह रही, सॉरी, सोलर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आप गैर एलानिया लोड शेडिंग कर देते हैं। लेकिन जो लोग बिल पे कर रहे हैं उनका क्या कसूर है यहाँ पे? मुझे तो बात समझ नहीं आती है। अब उनको क्यों इस जद में लाके जो है वो मतलब हमारे पास ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे बिजली चोरी की यकीनन शिकायत होगी, कोई साथ लगी हुई आबादियां हैं या कुछ है, वहाँ पूरे टाइम के लिए बिजली बंद कर दी जाती है क्योंकि वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है। अब जो आदमी बिल दे रहा है वो बिल ला के हमारे ऑफिसेज में, आपको पता है MQM तो अवामी मसाइल के लिए ऑफिसेज में बैठते हैं हम लोग, तो लोग पूरे मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 40 जो है वो खवातीन बच्चों को लेके आके बैठ गई हैं ऑफिस में, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो है ना सुबह से लाइट गई हुई है, रात के 11 बज रहे हैं, हमारे डिस्पेंसर से पानी पी रही है और वहाँ पे पंखे में AC में बैठी हुई है कि भाई हम सुबह से इससे जो है वो हैं, और जो लोग बिल दे रहे हैं वो अपने बिल दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई फिर हमारे भी मीटर निकाल के ले जाओ ताकि हम भी सोचें कि हमें क्या करना है। सही बात है, बिल्कुल नहीं, दूसरे की सजा उनका हमें क्यों दी जाए? अपनी जगह पे बिल्कुल मतलब राइट है कि मैं खुद अगर मैं कराची और एक आवाम की हैसियत से मैं ये चीज़ सोचूं कि मतलब हम बिल पे करते हैं, मतलब पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने ज़्यादा बिल आ रहे होते हैं मेरे घर पे, UPS सोलर भी है, जनरेटर भी है, UPS भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे उतना ही बिल पे करना पड़ रहा है। हम सारे टैक्सेस देते हैं, हम मतलब मुझे समझ नहीं आते कि इतना बर्डन आवाम के ऊपर डाल दिया गया है। तो फिर हम जो आगे जो लोग कुंडा वगैरह डाल रहे, तो आप उनके लिए क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहे हैं? आप वो सारी चीज़ें आवाम के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक के हुकाम मोस्टली ऐसा होता है कि हमसे ही कहते हैं कि जब कभी कोई ऐसा इशू आता है और हम उनके पास जाते हैं तो वो जहाँ तक मुमकिन है कोऑपरेट भी करते हैं, मगर जाहिर है वो भी एक कोऑपरेटिव इदारा है, वो एक हद तक ही कर सकते हैं, पॉलिसीज़ तो ऊपर से आती हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि आप नुमाइंदे हैं या इलाके के मकीन हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, हम आइडेंटिफाई बाज़ इलाकों में लोग कर भी देते हैं ना, हमारा एक पूरा सिस्टम है, टाउन ऑफिसेज हैं, नुमाइंदे हैं। अब जब वो करते हैं कि ये हो रहा है तो फिर उसमें आपस में लड़ाई झगड़े और बहुत सारे मसले होते हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक अगर करेगी तो, और बाज़ जगह इस तरह की भी इतलाते हैं कि के इलेक्ट्रिक का अपना जो अमला है वो उसमें मिला हुआ है, मुलविस होता है, वो आते हैं झूठ मूठ के तार काटते हैं और चले जाते हैं और फिर दोबारा वो कुंडा लग जाता है। ये कंप्लेंट्स भी हम कर चुके हैं। अभी जो हमारी बात हुई है उसमें एक ये और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होता है तो वो आपके पास अचानक टैरिफ जो है वो बढ़ जाता है, और आपके जो है ना वो जो आपका यूनिट है वो
कमर्शियल पे काउंट होने लगता है। तो उसके ऊपर भी हमने बात की है कि उसमें भी कुछ ये बहुत ज्यादती है, बिकॉज 2 से अगर 200 से किसी का 220 भी है तो उसके वो पूरा जो आपका एक रेजिडेंशियल का है वो आपके कमर्शियल पे चला जाता है, उससे बिल डबल हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कराची में आप देख रही हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट वेव है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वो उस बेल्ट पर है जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो कभी अचानक जो है वो इस्लामाबाद में ओले बरसने लग जाते हैं, आंधियां चलने लगती हैं, लोगों के पूरे पूरे सोलर सिस्टम छतें उड़ जाती हैं। कराची में शदीद हीट वेव है, हालांकि समंदर के पास है मगर यहाँ इतनी गर्मी है। अब अगर इंसान किसी तरह पैसे जमा करके किस्तों पे या किसी भी तरीके से एक AC एक कूलर जो है वो लगा लेता है रूम में, तो उसके बाद उसका बिल इतना बढ़ जाता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, उसको जो है खाने पीने में और जो है वो गर्मी में रहने में सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने उनसे बात भी की है और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट भी की है, जिसपे हमने कहा है कि जहाँ जहाँ हो सकेगा, चाहे उसमें कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत हो, चाहे हुकाम बाला या जो ये इसकी मिनिस्ट्री है पावर की, उससे कोई मुज़ाकरात हो, हम उसमें एक जो है वो बेहतर किरदार अदा करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, बिल्कुल ये तो किया इलेक्ट्रिक की बात हो गई। अब पानी के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें, क्योंकि पानी जो है वो भी आवाम को नहीं मैसर है। मतलब टैंकर माफियाज को जो पानी मिल जाता है इसी, लेकिन आवाम का इसमें क्या गुजरेगा, आवाम को तो पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के मसले पे तो सबसे ज़्यादा K4 का इस वक्त मंसूबा, जिससे 70% जो है पानी का मसला हल हो जाएगा। मगर अभी जो करंट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पानी की चोरी भी एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। वही तो मैंने कहा, टैंकर माफियाज को पानी मिल जाता है। आपने सुना होगा कि अभी जब ये जो कनाल सिस्टम था, जो एक पंजाब और सिंध का झगड़ा था, जो अब उसको रिजॉल्व कर दिया वजीर आजम साहब ने और मौखर कर दिया, जब ये इशू उठा था तो एक बात तो ये थी कि पहले ही पानी डिवाइड हो जाएगा और सिंध को पानी कम मिलेगा। मगर साथ ही साथ ये भी बहुत जो है वो सोचने की बात है कि जो पानी मिलेगा वो भी कराची को आते आते पानी जो है ना वो बहुत सारी जगहों से उसमें शगाफ डाल के वो उसको जो है वो फसलों की तरफ और मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने खेतों में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके हल के लिए जो है वो हमने सबसे पहले कहा था कि K4 और K4 का भी जो सिस्टम है, लाइंस का सिस्टम है, उसको पूरा जो है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए, ताकि कम से कम, ऐसा तो नहीं है कि सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मगर उसको मिनिमाइज किया जा सके ना। अब जो पानी की चोरी है, अभी तक ADP के साथ साथ ये भी K4 का मंसूबा भी उसमें शामिल था। हमने इस दफ़ा जोर देके, क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर इत्तेहाद में रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि आवाम के मसले हल हो। 10-15 साल से जो कराची सफ़र कर रहे हैं, अब किसी तरीके से वो स्पीडी अप हो और चीज़ें और हम काम करा सकें। तो वो K4 का मंसूबा बजट में भी डाल दिया गया था, इस दफ़ा भी बजट में इसका जो पार्ट है वो इंक्लूड होगा, मगर अभी तक उस पर उस तरीके से काम नहीं शुरू हो सका। हम चाह रहे थे कि ये 2-3 साल प्रोजेक्ट है, इसको मिनिमाइज करके 2 साल में जल्द हंगामी बुनियादों पे हल किया जाए, क्योंकि हमारा जो पानी का मसला है ना वो सियासत की नजर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आर्या, ये 2 साल से मैं खुद K4 के बस अभी रेडी हो रहा है, अभी रेडी हो रहा है, लेकिन अभी हो ही नहीं पा रहा है। वहीं का वहीं, बल्कि इसके ऊपर जो अखराजात है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बजट जो इनका मतलब जो लगता है एग्जैक्टली वो फंड जो इनके रिलीज होते हैं, वो हम सुन रहे होते हैं कि वो दोबारा से फंड रिलीज हो रहा है, वो यूटिलाइज होता भी है, मगर वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ ना। पिछले साल हमने इसको बजट में डाला था और ये बजट आने वाला है, मगर उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई उस तरीके से काम नहीं हुआ है। बहुत जिसे कहना चाहिए सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, जबकि हमने उसमें जोर दिया था कि 3 साल का मंसूबा जो है वो 2 साल में इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए, मगर अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि एक सेगमेंट पूरा होगा तो उससे काफ़ी हद तक लोगों के मसाइल हल होंगे, फिर बाकी जो टाइम लगे ज़ाहिर है बहुत बड़ा मंसूबा है, मगर अभी उसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत उसको जो है वो तेज़ी से मुकम्मल करने में अभी थोड़ा सा जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल, ये तो फेडरल का प्रोजेक्ट है। जी, फेडरल का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। तो इस हवाले से आप लोग अभी बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, बहुत सख्त बाज़ दफ़ा जो है वो आपस में बात लास्ट टाइम भी हुई थी 2 महीने पहले, फिर हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आई थी, और जो हमारे वर्क्स के जो मिनिस्टर हैं और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, वो इवन दो के बाहर थे, उन्होंने वहाँ से भी कांटेक्ट किया, जूम पे मीटिंग ली और उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि अब चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी, मगर अभी स्टिल नहीं हो पाया है। उसमें हुकूमत की भी कुछ टेक्निकल भी है, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट चेंज किया है, कुछ आपके ऊपर IMF के भी प्रेशर्स हैं, चीज़ों को आपने जो है वो रीशेड्यूल करना है, और उन सारी चीज़ें हम समझते हैं, मगर साथ ही साथ आप चाहे डे एंड नाइट लगाएं, चाहे ऐसी टीम्स जो है वो आप डेडिकेट करें, मगर आप चीज़ों को स्पीड अप करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये 1.5 साल भी गुजर गए, अगले भी 3.5 साल गुजर जाएंगे, हम मसाइल का रोना ही रोते और ये हुकूमत जाहिर सी बात है फिर इलेक्शंस हो जाएंगे, मतलब वहीं का वही सब कुछ है, बल्कि मुझे लगता है इससे ज़्यादा और हम बैकवर्ड हो रहे हैं, मतलब हमें एडवांस होने की जगह पे हम पीछे जाए जा रहे हैं।
हम क्यों नहीं अपने मुल्क के ऊपर, अपने आवाम के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों में ना मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं फेडरल की नुमाइंदा हूँ और मैं आईटी भी देख रही हूँ एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी। बास चीज़ें डिजिटलाइजेशन है और बहुत सारी चीज़ें ई जो है वो ऑफिस है, कुछ चीज़ों पे हम स्पीड अप हैं और बहुत अच्छा चल रहे हैं, मगर कुछ सूबे भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। पंजाब ने जो कहा उसने जल्दी इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है, मगर इस वक्त जो है मुझे लगता है कि सिंध हो गया और बलूचिस्तान हो गया, इन दो सूबों पे ना हुकूमत को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऑल्दो कि मैं सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं सिंध की ही बात करूंगी, मगर बलूचिस्तान भी ठीक है, इंसर्जेंसीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर वहाँ के नुमाइंदे भी, हमारे फेलोज भी हमारे साथ बैठते हैं। ये दो जो सूबे ना, खास तौर पे सिंध तो इसलिए कि उसमें कराची है, कराची में पोर्ट मौजूद है, आप सारा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी जो है वो फर्म्स यहाँ से निकल निकल के दूसरी जगहों पे जा रही हैं, तो आप कराची के साथ कर क्या रहे हैं? या तो आपकी जो है वो विल नहीं है, या फिर आपकी जो एक्सपर्टीज नहीं है। जब कराची के नुमाइंदे, कराची के लोग आपको बता रहे हैं, उसके बावजूद भी कराची जो है वो एक कश्मकश का शिकार है। और होता ये है कि जब भी हम कोई चीज़ पुट अप करते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमारी जानिब से जाती है, तो क्योंकि हम भी और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो बाज़ दफ़ा दूसरी तरफ से मुखालफत होती है, और उस चक्कर में मुझे लगता है कि जो हमारी हुकूमत है वो थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा, मुखालफत सिंध गवर्नमेंट की जानिब से की जाती है? चीज़ों में बिल्कुल होती है, क्योंकि जाहिर बात है एक सियासी प्रोगेटिव भी आपका एक सियासी वो भी होता है ना, उससे फिर ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। तो हुकूमत को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम उनके इत्तेहादी इस वजह से हैं कि हम गवर्नमेंट में इसलिए आए हैं कि हमारे शहर सिंध के और जो ये अपना अर्बन सिंध है, हमारा शहरी सिंध है, हमारा हैदराबाद हो गया, नवाबशाह हो गया, इन इलाकों के जो है वो मसले हल होने चाहिए। अगर इनकी आवाम जो है, जिनके हम नुमाइंदे, अगर वो मसले में रहेंगे तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा फिर रहता नहीं है। मगर हुकूमत को थोड़ा सा ना अपने आप को जो है वो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और चीज़ों को स्पीड अप करना पड़ेगा। एक साल हमने देखा है कि गुजर गया है, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, क्योंकि मुल्की हालात भी ऐसे थे, और हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। एमक्यूएम हमेशा से बहुत क़यादत जो है समझदारी का मुजाहरा करती है। मतलब देखें, अगला बजट आ गया, अब अगर अगले साल भी वो इन चीज़ों को उस तरह फुलफिल नहीं कर सके, कराची की आवाम पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीवरेज के निज़ाम के लिए, सेहत के लिए अगर इसी तरह परेशान रहती है, तो फिर आप बताएं कि हम कहाँ खड़े होंगे? हमारा फिर कोई जवाब रह नहीं जाता कि हम इन्हीं चीज़ों के लिए आप हुकूमत में आते ना। अगर और ममालिक में जाए, ये सारी चीज़ें तो इनके लिए फ्री हैं। यहाँ पर तो हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस है, बल्कि टैक्सेस क्या परेशान करके रख दिया है। टैक्सेस तो चले ठीक है, आवाम दे रहे हैं, हर चीज़ें हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप थोड़ा मेंटल रिलीफ तो दें, वो भी नहीं है यहाँ। वो भी नहीं है। और दूसरे सिंध हुकूमत में भी लेजिस्लेशंस हो जाती हैं, कानून बन जाते हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन होगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। आपके बिल्स बना बना के पास करा के रखने से, आपके ऑर्डिनेंसेस पास करा के रखने से, आपके कानून बना के रखने से किसी को फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वो एक जो है वो खाना पूरी है। आवाम को फ़ायदा जब होगा जब प्रैक्टिकली उसे रोड पे नज़र आएगा, और जब वो चीज़ रोड पे नज़र नहीं आ रही है, आपके अस्पतालों में नज़र नहीं आ रही है, आपके स्कूलों में नज़र नहीं आ रही है, आपकी रोडों पर नज़र नहीं आ रही है, तो फिर आप बताएं कि आवाम कहाँ जाएगी? फिर आवाम शिकायत, परेशान, फिर बेरोज़गारी बढ़ती है, तो आपको पता है कि छीना झपटियाँ, चोरियाँ, डकैतियाँ बढ़ती हैं। इसी तरीके से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी कम होती जा रही है, आवाम की क़ुव्वत बर्दाश्त भी कम होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे छीना झपटी, मतलब स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा दिखने में आया है। और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, तो आप देखें हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन या हर दूसरे तीसरे घंटे ना हमें एक आध इस तरह की मतलब क्राइम स्टोरी सामने आती है कि आज नाज़ाबाद में एक बंदे को मार दिया, आज कहीं एक बंदे को मार दिया। मतलब ये अफसोस का अलमिया है, अफसोस का अलमिया है। इसी तरीके से आप अभी मैं आज ही न्यूज़ में देख रही थी कि कोई जो है वो नौजवान हिट हो गया है क्लिफ्टन में, क्लिफ्टन में भी हुआ है। जी, डिफेंस में। अच्छा, उससे मुझे ये याद आया, वो किसी कार ने हिट किया है, मगर बात यह है कि जो टैंकर माफिया है, अब बात वही है कि इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई पिछले दिनों मीडिया पे। रूल्स बने हुए हैं जी, रूल्स बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आप फेल हैं। आप इम्प्लीमेंटेशन कराएं। जब आप दिन में टैंकर्स को अलाउ करेंगे, जब आप दिन में जो है वो एक्चुअली होता क्या है कि ये टैंकर माफिया जो हम कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि ये जो टैंकर के ओनर्स हैं, ये एक उसमें कई जो है वो टैंकर्स एक कंपनी के अंडर में,
वो पूरे पूरे जो है वो एरियाज के हिसाब से जो है ना वो डील्स कर लेते हैं थानों से, और फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी करते हैं, वो दिन में आए रात में आए कितनी स्पीड में चलाएं, कोई केसेस हो किसी को हिट करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात ये बहुत अच्छी बात है कि मेयर साहब ने भी कहा था और इसके ऊपर जो है शर्जील मेमन साहब भी आए थे और सब ने बयान दिया कि कानून बना हुआ है, हम स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, मगर देखें आप वो वाकयात कम नहीं हुए हैं, वो वाकयात रोकथाम जरूर हो गई है, थोड़ा बहुत जरूर फर्क आया है, मगर आप दिन में अभी निकले आपको कितने जो है वो टैंकर्स रोडों पे नजर आएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सबीन, क्योंकि बीच में ना मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया था, रिपोर्ट जल्दी जल्दी हम कर रहे थे। अब क्योंकि ज़ाहिर और इतनी सारी चीज़ें आ जाती, मतलब वो वाला जो हमने काफ़ी प्रोग्राम्स, हर दूसरा चैनल टैंकर माफिया के खिलाफ प्रोग्राम करा था, तो अभी थोड़ा सा इसमें ये अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप ठीक कह रही हैं किरण, सॉरी निदा, होता ये है कि आपने भी इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत दिया और मीडिया ने इसको बहुत उठाया, जो वो कर सकते हैं ना किसी मसले में, कि उन्होंने हाईलाइट की, प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट की, अरबाब इख्तियार को भी लाके बिठाया मीडिया पे। मगर हुआ ये कि वो थोड़े अरसे उसकी हाइप क्रिएट होती है, ये लोग दो चार को पकड़ा, दो चीज़ें रिपोर्ट की, सख्ती कर दी किसी जगह पे, वो एक टाइम स्पेन के लिए होता है, उसके बाद वो चीज़ गुजर जाती है, अवाम के पास और बहुत सारे मसले। असल में पता है यहाँ पे अफसोस का अलमिया ये है, मतलब हम रिपोर्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँच सके, लेकिन उसके पर वही बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और वो जो इस तरह की क्रिमिनल्स हैं ना, वो मतलब नॉर्मल रूटीन में की तरह जो अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं, उनको कोई कानूनी डर नहीं है, खौफ नहीं है, हम कुछ भी कर लेंगे, हम बिना FIR होनी है ना, हमारे लिए कोई बोल सकता है, तो मतलब फिर फ़ायदा नहीं है ना। अब जितनी आवाज़ उठा लें, अब फिर हम भी आगे बोल बोल के चुप हो जाते हैं, क्या करें हम। इस पे क्योंकि ये टॉपिक निकला, इस पे फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी, देखें टैंकर्स तो हमेशा से चलते थे, ये सिस्टम भी हमेशा से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी नया बना हो। रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है और ये थोड़े से जो है वो क्षेत्र बेमहार भी हो गए, मगर इससे पहले भी ये सब होता था। इसी तरह से गुड्स दिन में भी, बाज़ दफ़ा रात में भी जाती थी। मेरे ख्याल में उस वक्त जो हमारा रेलवे का निज़ाम है ना, ख़ास तौर पे ये जो माल बरदार वाले जो रेल्स होती हैं, इनको जो है ना वो थोड़ा सा फाल करना चाहिए। उसके वजह से फिर टैंकर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब वो रूट्स जो है ना, वो सामान जो है ना, गुड्स जो है ना, वो रेल के ज़रिए जाएंगी, क्योंकि आप ऐसा नामुमकिन है कि आप उसे कम ज़रूर कर सकते हैं, मगर टैंकर्स ने तो चलना है, जो ये आपके बड़े बड़े सारे ट्रक्स हैं, इनको तो चलना है, सामान पहुंचाना है। आप कितना ही उनको रूल्स के अंडर में ले आए, कुछ ना कुछ फिर भी होगा। तो उसका एक ऑल्टरनेट आपको तैयार करना चाहिए। इतना बड़ा आबादी वाला शहर है, आपको चाहिए कि आप जो है वो रेलवे का जो निज़ाम है ना, जो माल बर्दारी की जो रेलवेज़ हैं, उनको चलाएं, पटरियों को मजबूत करें। हम ये तो कहते हैं आए दिन रेलवे वालों ने कि ये हो गया, हमने ये वाली रेल ले आए, वो ले आए, बट इनको अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे ना थोड़ा सा, तो जो ये टैंकर्स है ना इनका, और ये जो ट्रक्स हैं, इनका दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। इस एक ऑल्टरनेट प्लान की भी हमें ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, लास्ट में क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं जो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कल ही सानत में जो बिल पास हुआ था, उसके ऊपर जो है हमारे सदर जो हैं आसिफ ज़रदारी साहब जो उन्होंने साइन कर दिए हैं, जो अर्ली मैरिजेस के हवाले से। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या इसमें अपना जो है ख्याल रखती हैं, कहती हैं इसमें कि मतलब किस तरह से जो है ना ये बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफात करेंगे, नहीं होना चाहिए, मतलब अर्ली मैरिजेस जो है वो मतलब ओके, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ तो मतलब मुझे लगता है कि रिलेशन सबसे बेहतर है कि आप जो है मतलब शादी की तरफ आ जाए। आपका क्या इसमें रुझान है, आप क्या? अच्छा, मैं इसमें इसलिए भी क्योंकि बिल मेरी नज़र से गुजरा है। ये बिल जो है वो मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी की एक्टिव मेंबर हूँ, और शर्मिला साहिबा ने इसको जब पुट किया था तो उसमें लेकर आई थी। सहर कामरान साहिबा का भी इसमें बिल था, उसको क्लब किया गया था, बट आई डोंट नो वो थोड़ा सा फिर कोई टेक्निकली उसकी वजह से जो है ये एक ही बिल पास हुआ है, उसमें और भी अमेंडमेंट्स थी, वो भी अभी कल भी डिस्कस हो रही थी ह्यूमन राइट्स की कमेटी में परसों। तो ये बिल जो है वो जब पास हुआ था तो उस वक्त हमने रिलीजियस अफेयर्स से भी इसका वो लिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये उनका प्रोगेटिव है। मेरे ख्याल में इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन जो थी ना वो इसलिए बेहतर है कि जो अर्ली मैरिजेस है ना उसके बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हैं। जब आप बच्ची जो है वो अंडर 16, क्योंकि जो पहले बिल इम्प्लीमेंट हो रहा था शायद सिंध में हो गया था 18 के लिए, बाकी जगह नहीं था, तो जब ये फेडरल में अब हुआ है तो उसमें जो है वो अगर बच्ची अंडर जो है वो 18 होती है तो फिर सेहत के बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। एज अ मदर वो उस तरह जो है वो अपने आप को भी नहीं हैंडल कर पाती जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, और फिर उसके बाद वो बच्चों को भी उस तरीके से टेकअप नहीं कर पा रही होती हैं, और फिर अगर एक के बाद दो और दो के बाद तीन
जल्दी जल्दी जैसा माहौल होता है, अगर उस तरह के आप मेजर्स ना लें और जल्दी बच्चे हो जाएं तो फिर उनको पालना, उनकी तरबियत करना, उनके हेल्थ के मसाइल, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मगर इसमें सबसे जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके अर्बन के अलावा और अर्बन में भी कि जहाँ बड़ी उम्र के लोगों से बहुत छोटी बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब वो बच्ची 18 साल की होगी तो वो समझदार भी होगी, वो चीज़ों को समझ भी सकेगी, बनिस्बत इसके कि 14-15 साल की बच्ची कभी जायदाद के उसमें, कभी वनी, कभी किसी जिरगों के नतीजे में और कभी किसी फैमिली डिस्प्यूट में ना आप जो है वट्टे सट्टे में या किसी में आप किसी भी बड़े आदमी के हवाले कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा तो वो बुजुर्ग होते हैं। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब आप जी, ये इसमें बहुत सारी शिकें थी। फिर तो अच्छे उसमें पास किया गया कि दोनों 18 साल के हों, बालिग हों, समझदार हों। इस्लाम में भी जो है वो होना चाहिए कि समझदार हों और चीज़ों को समझते हों। तो इस लिहाज से ठीक है, कुछ चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मगर ये कि उसमें ये बात है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि इस तरीके की जो बच्चियाँ हैं जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, बाज़ दफ़ा हम तक ह्यूमन राइट जो NGOs हैं उन तक भी नहीं बात पहुँच पाती ना, ये मैटर इंटरनली, और अच्छी अच्छी बड़ी पैसे वाली पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में ये सब हो जाता है, क्योंकि जब उनके मफादात होते हैं तो वो उनके बड़े बैठते हैं और चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने इस बात पर ख़ास तौर पर जोर दिया था कि खातून या बच्ची की उम्र 18 ईयर्स होनी चाहिए, ताकि उसको किसी तरह इस तरीके के किसी उसमें नहीं लाया जा सके। बेसिकली इसकी जो मेन रू है वो ये है, तो इसलिए हमने इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी। लड़के तो 18 ईयर्स के होते ही हैं ज़्यादातर, बच्चियां बहुत छोटी उम्र की होती हैं, तो अगर दोनों 18 के होंगे तो आगे उनको बड़ी समझदारी से फिर होता ये, अगर बाद दफ़ा बच्चियां अर्ली एज में भी आप शादी कर दें तो जल्दी डाइवोर्सेस के केसेस भी आ जाते हैं। तो ये 2-3 मैटर्स थे जो उसकी उसमें थे, इसकी वजह से हमने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सबीन, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी पब्लिक? लास्ट में बस यही मैसेज देना चाहूँगी, एक तो जो है वो क्योंकि हम पूरे टाइम इसका पार्ट रहे हैं, अभी बयान महसूस हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब और उनकी पूरी टीम ने, जो हमारी अस्करी क़यादत है, जो हमारी सियासी क़यादत है और जो हमारी अवाम है, उन सब ने बहुत समझदारी का मुज़ाहरा किया। अब उसको अज़राए मजाक ये कह लें कि हम वो कौम है कि जो मुश्किल टाइम में यकजा हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, साथ ही साथ तो वो बहुत, मगर अभी स्टिल जो चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे और मसले हों, भारत अभी जो है वो स्टिल अपनी चीज़ों से बाज नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से हमने इस मुश्किल सिचुएशन में एक यूनिटी का मुजाहरा किया था, चाहे वो तमाम जमातें हों, अस्करी क़यादत, हमारी अवाम, हमें अभी भी मिलके ही, मसले बहुत हैं, मसला सिर्फ इंडिया या मोदी नहीं है, मसला जो है हमारे इंटरनल मसाइल भी हैं, मसला जो है हमारे और भी बैरूनी मसाइल भी हैं। तो इन सब को जो है ना, इन सब पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो है ना वो इस वक्त गाज़ा की जो सिचुएशन है उस पर भी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हम गवर्नमेंट पे भी इस पे जो है वो रेजोल्यूशन पास हुई है कि जब हम खुद मजबूत हो गए, हमने दुनिया को बता दिया है और हमने अपना एक जो है वो दुनिया को चेहरा दिखा दिया है, जो दुनिया समझ रही थी कि पाकिस्तान बहुत डाउन हो गया है, जब हमने दुनिया पे अपनी बर्तरी साबित कर दी है, तो अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि अब हमें अपने मुसलमान भाई जो इस वक्त मुश्किल में, उनके लिए भी खड़े हो जाना आप ये चाहिए। देखें, जब यहाँ पे इंडिया की जाने से जब अटैक किया जा रहा था और फिर पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की है, तो उस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल की जा रही थी, मतलब पैलेस्टीन के हवाले से, मतलब वहाँ पे जो है पाकिस्तान का बाकायदा उन्होंने फ्लैग बनाया और जो है वो वहाँ से वो जश्न मनाया, उन्होंने सेलिब्रेशन वहाँ पे किए हैं जब पाकिस्तान की फतह हुई है इसमें। तो मतलब लेकिन हम वाकई हमने अब बात करना छोड़ दी है इसमें, और मतलब करना चाहिए, ज़ाहिर है जिस तरह से वो एक हमारे चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं और अपने पूरी फैमिलीज उन्होंने जो है वो उन मतलब जानों की नजराने दे दी है, लेकिन हम अगर एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान अगर हम बात करें तो हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये हम तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, हम ये सोचते हैं कि इससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर इससे उन्हें फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट एक मैसेज जाता है कि दुनिया में आपके लिए हेटर क्रिएट हो रही है, जो आप कर रहे हैं उसके लिए लोग आपको नापसंद कर रहे हैं। अभी मैं एक छोटी सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ कि अभी 150th IPU जो 181 मुल्कों की एक जनरल असम्बली है, जैसे UN है, तो उसमें हम गए थे, साउथ एशिया, मिडल एशिया और वेस्टर्न ममालिक भी थे। उसमें जो है वो वहाँ पे हमने यूनानिमसली, उसकी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं इसी तरह की, उसमें इंटरनेशनल इश्यूज़ आते हैं, तो 2 स्टेट नेशन फॉर गाज़ा जो है वो एक असम्बली में वो हुआ था। उसमें पैलेस्टाइन की भी जो है वो स्पीकर और उनकी टीम आई हुई थी, हमारे जो है वो चेयरमैन सेनेट थे और हम लोग थे, और सेनेटर्स वगैरह भी थे, पूरा डेलीगेशन था। साथ ही साथ जो है वो ईरान वगैरह भी आए हुए थे, सारे मुस्लिम मुल्क थे। तो ईरान और पैलेस्टाइन वालों ने हमसे और पाकिस्तान वालों से और ईरान के जो डेलीगेशन थे उनसे हमने उनसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इसमें लॉबिंग करें और ये असेंबली में आ रही है स्टैंडिंग कमेटी की, तो वहाँ से पास हो जाए। तो आप यकीन करें, हम लोगों ने उस पर लॉबिंग की, ईरान ने भी और पाकिस्तान ने भी,
और बहुत खुशी की बात यह है कि वो यूनानिमसली पास हुई है। वहाँ अच्छा। कनाडा भी था, वहाँ बेल्जियम भी था, वहाँ तमाम इस्लामी सऊदिया बहरीन वगैरह भी थे, वो तो साथ दे रहे थे। मगर हमने इतनी अच्छी कन्विंसिंग की, पैलेस्टाइन वालों ने फॉरवर्ड किया, हमने उनको बैकअप किया कि जितने जो है वो इंटरनेशनल वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कंट्रीज थी उन्होंने भी हमारा साथ दिया। वो यूनानिमसली पास हुई कि 2 स्टेट जो है वो इसका सॉल्यूशन भी है और उनका राइट भी है। बिल्कुल। मगर ये कि अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इसराइल भी मौजूद था उसमें। अच्छा। तो इसराइल की जो है, और जब इसराइल ने बात की तो उस पर तमाम मुल्कों ने, मेरे ख्याल में 80% मुल्कों ने वॉकआउट किया था। सही। उसके तो एक मैसेज है ना, वॉकआउट करने का क्या मतलब हाँ, है? सही एक बात है। मैसेज है कि भाई वी आर नॉट अग्री विद योर स्टेप्स। सही तो बात मेरे है। ख्याल में इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। जो भी रोल है हमें प्ले करना चाहिए, डिप्लोमेसी की सतह पे तो करना चाहिए, मगर साथ ही साथ हम इमदाद भेज रहे हैं। मैं ये भी मानती हूँ। मैं ये भी बताऊं कि हमने वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसने डिसाइड किया था 200 उनके मेडिकल स्टूडेंट्स को हमने कहा यहाँ आके आप जो है वो पार्टिसिपेट करें और यहाँ अपनी स्टडीज कंप्लीट करें। वहाँ स्टडीज नहीं हो रही। उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ आएंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ेंगे, अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे और अपने उसी मकबूजा जो है वो गाजा और जहाँ से वो आए हुए वहाँ जाके लोगों को सर्व करेंगे। हमने कहा मोर देन वेलकम। तो हमारी मिनिस्ट्री वो 200 लोगों को भी इस वक्त जो है वो स्टडीज करा रही है और पूरा सपोर्ट कर रही है। मगर सिर्फ मसला इससे हल नहीं हाँ, होना। सही बात है। मसला सिर्फ इमदाद भेजने से हल नहीं होना, हमें उनके लिए खड़े होना पड़ेगा। जैसे हम अपने लिए खड़े हुए हैं ना, तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि हुकूमत को भी, अस्करी क़यादत को भी ये लम्हे फिक्रिया है कि सोचें और आगे आएं, स्टेप फॉरवर्ड करें। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, मगर आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और मुझे पता है सारे इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं और इस मसरूफियात में आपने आके टाइम निकाला। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इतास सकते हैं। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।